तो बेटा ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में एक कंडीशन है जिसको यूज करके हम इसको सॉल्व तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम दो कंडीशंस को और डिस्कस करेंगे और इसकी वजह से हमारा मैकेनिक्स का फंडामेंटल और स्ट्रांग हो जाएगा और हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो और बूस्टअप हो जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। हमारा क्वेश्चन कहता है टू टचिंग बार्स 1 and 2 are placed on an inclined plane forming an angle alpha with the horizontal. See the figure. यहाँ देखो एक पिक्चर बनाया गया है। इस पिक्चर में ये इंक्लाइनेशन प्लेन है और उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन अल्फा है। इस पे दो बार्स 1 and 2 रखे हुए हैं। आगे देखो बेटा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। आगे इन्फॉर्मेशन है मासेज ऑफ बार्स आर इक्वल टू m1 एंड m2। ऑब्वियसली इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, राइट। एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द इंक्लाइंड प्लेन एंड दिस बार्स आर इक्वल टू k1 एंड k2 रेस्पेक्टिवली। ठीक, तो ये जो बार है, ये बार और इंक्लाइंड प्लेन के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है k1 और इन दोनों के बीच में ये है k2। अगला जो कंडीशन है वो कंडीशन है k1 इज ग्रेटर देन k2। मतलब वह जो हमने आपको शुरू में कहा था कि एक कंडीशन दिया हुआ है जिसको यूज करके हम सॉल्व करेंगे इसको, ये वही कंडीशन है। इसमें हम दो कंडीशन इंट्रोड्यूस करेंगे और क्या क्या करेंगे वो भी हम थोड़ा देर में करते हैं ना। तो पहले देखिए पूछा क्या है हमसे कहा गया है कि भैया पहले निकालो द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ऑफ बार्स इन द प्रोसेस ऑफ मोशन, है ना, इन द प्रोसेस ऑफ मोशन। तो पहले हम इसको समझेंगे। उसके बाद दूसरा कहता है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा एट विच द बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। तो देखो ये प्रोसेस ऑफ मोशन को समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट पहले समझो इसको, इसके समझे बगैर क्वेश्चन करना बेवकूफ़ी है। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस आपने काफ़ी किए होंगे, आपके बुक में होगा या आपके मॉड्यूल में होगा, है ना, लेकिन उसके पीछे क्या लॉजिक है, मेरा मानना यह है कि बहुत सारे बच्चे उसको समझ नहीं पाते हैं, क्यों रट जाते हैं। तो रटने के काम नहीं है यहाँ पे समझना है। देखो हमने क्या किया कि ये जो मेरे पास क्वेश्चन दिया था उसमें से एक मास को हमने केवल कंसिडर किया, पहले मास को, केवल एक मास को। अच्छा अब ये देखो ये एंगल अल्फा है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेस एंड इंक्लाइंड प्लेन क्या दे रखा है, वो k1 दे रखा है। तो ये k1 हो गया आपका। अच्छा यहाँ पे एक नॉर्मल लगेगा, ये तो हम जानते ही हैं, एक mg लगेगा इस पर, m1g ऐसे फोर्स लगेगा। दूसरी बात, जैसे ही आप इस ब्लॉक को सरफेस पर रखोगे वो नीचे स्लाइड करने की कोशिश करेगा और इसकी वजह से पीछे की तरफ ये फ्रिक्शन लगेगा और इन सारे फोर्सेज के एक्शन की वजह से इस डायरेक्शन में उसका एक एक्सेलरेशन होगा, मान लीजिए a1। तो पहले हम a1 निकालते हैं। क्या होगा a1, कैसे निकालते हैं आप जानते हैं कि इस m1g का इधर की तरफ आप क्या करते हैं, कंपोनेंट निकालते हैं। तो वो कंपोनेंट हो जाएगा आपका m1g साइन अल्फा। ये सब हम लोग पढ़ रखे हैं क्योंकि एडवांस का हम लोग कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1g कॉस अल्फा। और अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने की कोशिश करूं तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स हो जाएगा m1g साइन अल्फा माइनस ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये n1 इक्वल्स टू m1 a1, राइट। अच्छा n1 के बारे में देखो, इस प्लेन के वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरह का कोई मोशन नहीं है, तो ये वाला और ये वाला बराबर हो जाएगा। मैंने रख दिया यहाँ पे। तो m1g साइन अल्फा इक्वल्स टू माइनस k1, ये m1g कॉस अल्फा आ गया, ये m1 a1 हमने m1 से डिवाइड कर दिया तो मेरा आ गया a1 इक्वल्स टू g साइन अल्फा माइनस ये हो जाएगा k1g कॉस अल्फा। देखो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब चले आओ क्वेश्चन में। अगर मैं दूसरे वाले बार के लिए इसी तरह का इक्वेशन बनाने की कोशिश करूंगा तो वो इक्वेशन कैसा बनेगा। अच्छा अभी मान लो कि दोनों इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ये बनेगा a2 इक्वल्स टू g साइन अल्फा माइनस k2 g कॉस अल्फा। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है, अब चले आओ यहाँ पे, k1 बड़ा है, देखो k1 बड़ा है k2 से, इसका मतलब a1 छोटा हो जाएगा
A2 से, है ना, A1 छोटा हो जाएगा A2 से। अब बेटा एक चीज़ समझो, कौन छोटा है? A1 छोटा है। तो आप क्या करो, आप इस पे बैठ जाओ। जब आप इस पे बैठ जाओगे तो आपको दूसरा वाला ब्लॉक अपनी तरफ, है ना, A2 माइनस A1 के एक्सेलरेशन से आता हुआ महसूस होगा। अब चूंकि दोनों चिपके हुए हैं तो क्या होगा कि दूसरा वाला बार है पहले वाले को धक्का मारते हुए नीचे की तरफ लेके जाएगा, तब इन दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो अगर ये कंडीशन नहीं दिया होता तब यहाँ पर पॉसिबिलिटी थी कि दोनों आपस में इंटरैक्ट ही ना करें। तो जब इंटरैक्ट नहीं करेंगे तो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन निकालने का कोई मीनिंग रहा नहीं। ठीक है, तो वो भी दो कंडीशन देखेंगे, जब K1 इक्वल टू K2 हो जाए या K1 जो है छोटा हो जाए K2 से, वो भी देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो हम लोगों ने इस चीज़ से ये सीख लिया कि अब ये दोनों ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ चिपक करके चलना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन भी बहुत सिंपल सा है, कोई खास है नहीं। तो देखिए, दोबारा से मैंने ये बनाया पिक्चर बनाया मैंने, ये मेरा बार है, बार 1, और थोड़ा सा दोनों को मतलब कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं उसको प्रॉपरली समझने के लिए मैंने दोनों को थोड़ा सा दूर रखा है, लेकिन एक्चुअल में ये दोनों कैसे हैं, कांटेक्ट में हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो रहा है। अब सोचो, ये एंगल अल्फा है तुम्हारा, इसका मास m1 है, तो इस पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा m1g, यहाँ पे नॉर्मल कितना n1, ठीक है, और जब नीचे की तरफ स्लिप करने की कोशिश करेगा तो इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स F1। ठीक है, अच्छा ये दोनों अब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने डिस्कस किया कि ये आपको धक्का देगा इधर की तरफ। इसका मतलब कि दूसरा वाला ब्लॉक पहले वाले ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में मान लो R फोर्स अप्लाई कर रहा है, यही R को हमको फाइंड आउट करना है। अब बेटा न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होगा, ये जो हमारा पहला वाला ब्लॉक है वो भी दूसरे वाले पर अपोजिट डायरेक्शन में इतना ही मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाई करने वाला है। ठीक है, ठीक। तो क्या मैं पहले वाले बॉडी का इक्वेशन ऑफ मोशन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखा जाए तो फ्री बॉडी डायग्राम तो मैंने इसे बना ही दिया है बेसिकली इसको। चलिए, तो मैं दोबारा से मतलब क्लैरिटी के लिए बना दे रहा हूँ और फिर इक्वेशन लिखेंगे। यहाँ देखो कितना फोर्स लगा, R, ठीक है, एक फोर्स इधर m1g, वेरी गुड। इधर क्या लगा, इधर लगा n1, इधर क्या लगा, इधर लगा F1। ये एंगल क्या था, अल्फा। मोशन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगा, चूंकि दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन होना है तो मैंने कॉमन एक्सेलरेशन क्या मान लिया, चलिए a मान लेता हूँ, है ना। तो मैंने कह दिया a क्या है, ये है कॉमन एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये है आपका कॉमन एक्सेलरेशन। पहले मैं यहाँ लिख दूँ a कॉमन एक्सेलरेशन। बहुत मज़ेदार है ये। ठीक है, अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगा, सोचो जरा। मैं प्लेन को अपना एक्स एक्सिस मान लेता हूँ और जो भी मोशन हो रहा है प्लेन के अलोंग ही हो रहा है, इसके परपेंडिकुलर वगैरह कुछ भी नहीं है। तो मैं केवल एक इक्वेशन लिखूंगा। देखो कैसे, इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इसका कंपोनेंट ये हो जाएगा m1g साइन अल्फा, वेरी गुड। R भी इसी डायरेक्शन में है, ये हो गया R। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स लेकिन किधर है, फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो हो जाएगा m1g कॉस अल्फा K1। अभी लिखा है, ये बेसिकली नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, वो मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू कितना, m1a, एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, अब मैं दूसरे बॉडी को सिस्टम लेकर के उसका इक्वेशन ऑफ मोशन लिखने जा रहा हूँ और बहुत मज़ेदार है ये। हाँ, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन है मज़ेदार। ये दूसरा है, देखिए। अच्छा, इस पर अभी देखा था इधर की तरफ R फोर्स लगाएगा, जो हमारा पहला वाला बॉडी है जिसको कि हम फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन भी कह रहे हैं यहाँ पे।
एक तो नीचे की तरफ आपका M2G लगना ही है, एक नॉर्मल इधर N2 लगना ही है, और इस पर भी तो भाई फ्रिक्शन लगेगा, F2 ऐसे लगना ही है। और कोई लगना है फोर्स, और कोई भी फोर्स नहीं लगना है। क्यों? क्योंकि भाई देखो M2G कैसा फोर्स था, फील्ड फोर्स लग गया, बाकी सब कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं वो भी लग गए। मेरा फ्रेम कैसा है, इनर्शियल है, तो है ना, इनर्शियल है तो शूडो फोर्स मतलब इनर्शियल फोर्स जिसको इन जनरल बोलते हैं वो तो लगने वाला नहीं है। काम हमारा यहाँ पे अब कंप्लीट हो गया। अब देखो बेटा ये भी इसी डायरेक्शन में एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो इसका इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लिखोगे, इसका लिखोगे M2G साइन अल्फा, है ना, इसका इधर की तरफ कंपोनेंट और इधर की तरफ ये माइनस हो जाएगा R माइनस F2, और F2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा K2 M2G कॉस अल्फा, है ना। ये बेसिकली नॉर्मल के बराबर हो गया और इसमें हमने K2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और भाई साहब ये सब नीचे जा रहे हैं M2A के एक्सलरेशन से। देखिए दो हमारे पास इक्वेशन बहुत प्यारे प्यारे से बन गए। अब मुझे इनको सॉल्व करके R निकालना है ना। R निकालने में देखो यहाँ जरा देखना, मेरे पास क्या है, दो इक्वेशंस हैं, और ये देखिए एक है R, एक है आपका R और दूसरा है आपका A। ये दो वेरिएबल हैं और हमें बेसिकली दोनों ही निकालना है। देखो दूसरा क्वेश्चन जब करोगे ना तो तुमको A की ज़रूरत पड़ेगी, तो दो इक्वेशंस दो वेरिएबल मैथमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, तो पहले मुझे R निकालना है, मैं क्या करूँगा, मैं A को एलिमिनेट करूँगा। कैसे एलिमिनेट करूँगा जरा देखिए, आप क्या करो कि इस वाले में M1 से मल्टीप्लाई कर दो और इस वाले में M2 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो। घटाओगे तो राइट साइड देखो बराबर हो जाएगा, कट के हो जाएगा 0, और लेफ्ट साइड में क्या आएगा वो मैं देखता हूँ। लेकिन इससे पहले M1 M2 मैं इसको सिंपल करूँ। ये था M1 ब्रैकेट में M2G साइन अल्फा, है ना। एक मिनट चेक करूँ मैं क्या क्या है, माइनस R माइनस K2 माइनस R माइनस K2 M2G कॉस अल्फा इक्वल्स टू इधर M1 M2A लिख दो। दूसरे वाले में क्या था, दूसरे वाले में था M2 M1G साइन अल्फा। अच्छा जी, अभी फिर देखते हैं, ये था प्लस R माइनस, हाँ प्लस R, ठीक है। तो ये था प्लस R, ये था प्लस R माइनस K1 M1G कॉस अल्फा इक्वल्स टू M1 M2A, है ना। इसको शायद हमने एक या दो बोला था, इसको हमने एक बोला था। आप देख लेना, इसको हमने क्या कर दिया, घटा दिया। जब घटा दिया तो यहाँ जरा देखो M1 M2 ये आ गया, M1 M2G साइन अल्फा। ये तो मेरे ख्याल से कट गया, ये कट गया है ना, ये कट गया, एक मिनट, ये कट गया। यहाँ क्या आया, यहाँ आया माइनस M1 R माइनस K2 M1 M2G कॉस अल्फा, और इसको भी आपने घटाया था, तो यहाँ फिर आपका आ जाएगा माइनस M2R, है ना, माइनस M1 M2G कॉस अल्फा K1, राइट। और ये सब के बराबर हो गया था 0। तो यहाँ से मेरा R कितना आ जाएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ से R निकालूंगा तो R मेरा आ जाएगा R इक्वल्स टू A। देखो इसमें घटाया था ना, हमने घटाया था, तो ये वाला प्लस में होगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा, राइट। अच्छा, जब इसको हम उस साइड ले गए थे तो ये हो जाएगा हमारा M1 M2G कॉस अल्फा K1 माइनस K2, हाँ
तो M1 M2 जी कॉस अल्फा K1 माइनस K2, देखो कैलकुलेशन वगैरह बाबू देख लेना, कैलकुलेशन वगैरह में काफ़ी गलतियां होती हैं, है ना। तो ये निकल गया, देखो रिएक्शन फोर्स निकल गया, ठीक है। अब जरा देखो, अब इसी में देखो, अगर तुम्हारा K1 K2 दोनों बराबर हो जाए, K1 और K2 दोनों बराबर हो जाए, तो रिएक्शन फोर्स मतलब आपस में जो इंट्रैक्शन फोर्स है वो जीरो हो जाएगा। वैसे भी कॉमन सेंस की बात है, K1 K2 जब दोनों बराबर हो जाएगा तो दोनों का, देखिए दोनों का एक्सेलरेशन है ना ऐसे सेम हो जाएगा, दोनों को छोड़ेंगे तो। और अगर मैं इस पे बैठ के देखूंगा तो इसके रिस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, और पहले से बिल्कुल है ना बिना हल्का सा टच में था या नहीं भी था, मान लीजिए सब कुछ कीजिए नहीं था टच में, अगर नहीं था तो शुरू में कोई रिएक्शन फोर्स तो लग नहीं रहा है, इंटरेक्शन फोर्स लग नहीं रहा है, मतलब बाद में भी कोई इंटरेक्शन फोर्स लगेगा नहीं, है ना। आर निकल गया। अब उसके बाद आपको निकालना है द मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल अल्फा एट विच द बार्स स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन। अब देखो पहले जरा समझो इसको, ये देखो अगर ये देखिए आप अल्फा को बहुत ही एकदम जीरो कर दो, आप अल्फा को जीरो कर दो तो ये दोनों तो स्लाइड करेंगे नहीं, क्योंकि तब फिर ये हॉरिजॉन्टल पे हो जाएंगे। और जैसे जैसे अल्फा आप उठाओगे धीरे धीरे ना, ऐसे ऐसे बनाओगे, ऐसे बढ़ाओगे, तो एक पर्टिकुलर एंगल अल्फा आएगा जब ये दोनों स्टार्ट कर देंगे स्लाइड करना, स्टार्ट कर देंगे स्लाइड करना। कब स्टार्ट करेंगे स्लाइड करना, जरा ध्यान दो। अगर मैं कहूँ कि ये इनका कंबाइंड है ना, नीचे की तरफ का फोर्स और इधर की तरफ का फोर्स जस्ट बराबर हो जाए, तब ये स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, इससे मैं ए निकालता हूँ एक्सेलरेशन, है ना। जैसे मैं निकालूंगा एक्सेलरेशन, फिर मैं क्या करूँगा कि एक्सेलरेशन मतलब स्लाइड करने के लिए एक्सेलरेशन शुड बी स्लाइटली मोर देन जीरो। स्लाइटली मतलब कि मैं ये कह दूं कि जैसे ही एक्सेलरेशन जीरो हो गया उसके अगले मोमेंट पर वो स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएंगे। तो मैं इससे निकालूंगा एक्सेलरेशन, और फिर एक्सेलरेशन में इसको जीरो करने के लिए जो कंडीशन हो सकता है वो अप्लाई करूंगा और निकल जाएगा मेरा। तो देखिए काम करता हूं मैं एक इक्वेशन ले लेता हूं, कोई सा भी इक्वेशन ले लूं। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाला इक्वेशन ले लिया, इस इक्वेशन में मैं अगर r की वैल्यू रख दूं तो मेरा तो a निकल जाएगा। चलो फिर निकालते हैं हम a। मेरा था m2g साइन अल्फा माइनस r माइनस K2 m2g कॉस अल्फा इक्वल्स टू m2a, और r की जो वैल्यू आई थी m2g साइन अल्फा, r की क्या वैल्यू आई थी, r की वैल्यू मेरे ख्याल से आपका आया था m1 m2g कॉस अल्फा, वेरी गुड, m1 m2g कॉस अल्फा, ये क्या ब्रैकेट में K1 माइनस K2 डिवाइडेड अपॉन K1 प्लस K2, इतना आया था, माइनस K2 m2g कॉस अल्फा इक्वल्स टू m2a है। अब आप एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो और K निकालो, सॉरी A निकालो, क्या क्या निकलेगा। मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये आ गया m1 से मल्टीप्लाई करते हैं, m1 m2g साइन अल्फा प्लस m2 स्क्वायर g साइन अल्फा माइनस m1 m2g कॉस अल्फा K1 माइनस K2, है ना। और ये कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा K2 m1 K2 m1 प्लस m2
बड़ा खतरनाक है भाई। m2g cos अल्फ़ा इक्वल्स टू m2a। तो एक काम करो, फाइनली हमारा a तो 0 ही हो जाना है ना, जस्ट स्लाइड करने के लिए डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो इसको मैंने 0 से ऐसे सिंपली इक्वेट कर दिया। अच्छा, जैसे इक्वेट करेंगे अब मेरे पास देखिए क्या क्या बचने वाला है। इसको जब ओपन करेंगे तो देखिए क्या क्या आएगा आपका। ये m1 m2g साइन अल्फ़ा, यहाँ भी देखिए हो जाएगा माइनस m1 m2, नहीं यहाँ नहीं होने वाला है, कॉस में है। तो हमको लगता है कि m2 तो सब में कॉमन है। देखो यहाँ से m2, यहाँ से m2 काटो, ये यहाँ से m2 काटो, यहाँ से m2 काटो, यहाँ से m2 काटो, ये तो ख़त्म हो गया। यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा m1g साइन अल्फ़ा, वेरी गुड। और यहाँ बचा m2g साइन अल्फ़ा, यहाँ बचा m2g साइन अल्फ़ा। और इसमें से हो जाएगा आपका माइनस m1g कॉस अल्फ़ा k1। तो माइनस k1 m1g कॉस अल्फ़ा, m1g कॉस अल्फ़ा है ना, माइनस m1g कॉस अल्फ़ा k1, ठीक है। अब माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, ये m1g कॉस अल्फ़ा k2, राइट। इसको ओपन कर दिया मैंने तो माइनस हो गया मेरा k2 m1g कॉस अल्फ़ा माइनस k2 m2g कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। देखो इसमें भी कुछ कटने बटने लायक अगर है तो काटो वाटो, है ना। k1 m1g कॉस अल्फ़ा है कहीं, k2 m2g कॉस अल्फ़ा। तो भाई साहब यहाँ तो कहीं भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ऐसा। तो यहाँ से आप क्या करोगे कि साइन अल्फ़ा वालों को एक तरफ करोगे, कॉस अल्फ़ा वालों को एक तरफ करोगे। और मैं जो है फिर पेज मेरे को चेंज करना पड़ेगा, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये है m1g ना साइन वाला बस इतना ही है। तो m1 प्लस m2g साइन अल्फ़ा आ गया, m1 प्लस m2g साइन अल्फ़ा आ गया। ये आ गया m1 प्लस m2g साइन अल्फ़ा। अच्छा जी, कॉस भी कहीं है और कहीं तो नहीं, हाँ कहीं है। इसका काम ख़त्म हो गया था। k1 m1g कॉस अल्फ़ा, k2 m1g साइन अल्फ़ा, k2 m1, हाँ। इसमें इन सब में से हम क्या किए, g कॉस अल्फ़ा कॉमन ले लिए। तो मेरा हुआ k2 m1 माइनस k2 m1, अरे है तो k2 m1 कट गया यार, ये वाला ध्यान नहीं आ रहा था, ये कट गया। ये क्या आ गया k1 m1 k2 m2। तो ये आ गया मेरा माइनस k1 m1 माइनस, अरे माइनस कर दो, ये प्लस कर दो, k2 m2 g कॉस अल्फ़ा। कुछ ऐसे आया शायद, एक बार फिर चेक कर लूँ, मैं एक बार फिर चेक कर लूँ। हाँ ये कट गया है, ये कट गया है, k1 k2 इतना आ गया। कहीं गड़बड़ हो गया है, कहीं गड़बड़ हो गया है। ये तो माइनस प्लस था, माइनस प्लस था। तो यहाँ से आएगा मेरा k1 k2 जी, हाँ ठीक है चलिए। है ना, इसके इक्वल्स टू हो गया आपका 0। तो यहाँ से ये हैंग कैसे हो रहा है, अच्छा यहाँ से आपका आएगा g साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू k1 m1 प्लस
2m2 है ना, g cos अल्फा, g cos अल्फा, और ये m1 m2 को मैंने इधर डिवाइड कर दिया है। तो ये आपका जो है, ये आपका g और g कट जाएगा, आपका आ जाएगा tan अल्फ़ा इक्वल्स टू k1 m1 प्लस k2 m2 अपॉन m1 प्लस m2। ये एंगल निकल गया। इस एंगल पर हमारा जो दोनों ब्लॉक सिस्टम है वो जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर जाएगा। ये थोड़ा सा ये हैंग हो रहा है, इसके लिए रियली मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्या करें। ठीक है, तो लंबा क्वेश्चन था, लेकिन अब जरा सोचो, अब सोचो दो केसेस थे हमारे पास। अगर k1 k2 बराबर हो जाते हैं, तो अभी हमने डिस्कस किया कि तब फिर मेरा रिएक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। दोनों एक ही एक्सेलेरेशन से मूव करेंगे, लेकिन आपस में कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, है ना। ये इंटरेक्शन फोर्स 0 हो जाएगा। और अगर k2 बड़ा हो गया k1 से, अगर k2 बड़ा हो गया k1 से, तो दूसरे वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। तो दोनों ब्लॉक सेपरेट होकर के, एक दूसरे से सेपरेट होकर के एक रिलेटिव एक्सेलेरेशन से मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे।